नमस्कार दोस्तों। मोदी जी बड़े उदास हैं। उदासी की वजह मोदी जी ये कहते हैं कि ये है कि वो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा कि नहीं, महिलाओं की भागीदारी को हम नहीं बढ़ने देंगे और इस कारण से संविधान संशोधन विधेयक जो था वो पास नहीं हुआ सदन के अंदर। अब हमने सोचा कि मोदी जी उदास हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी उदासी की वजह को भी जाने और जो वजह हमें दिख रही है मोदी जी पोर्ट्रे करना चाहते हैं उस वजह में कितना दम है वो भी देखें। तो चलिए, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो तो पास नहीं हुआ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण को जमीन पर लाने की कोशिशों में लगा रहा? क्या इसका अर्थ यह है कि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिकल लैंडस्केप में बढ़े? ये दो मेजर सवाल हैं। इन सवालों को जांचने के लिए आंकड़ों को जांचना बड़ा जरूरी था। सो हमने कुछ आंकड़े खंगाले और आंकड़े खंगालने के बाद एक शेर मुझे याद आया, काश उनके अमल भी हों अच्छे जिनकी बातें बहुत प्यारी। कुछ एनालिस्ट को मैंने पढ़ा, उन एनालिस्ट ने कहा कि मोदी जी दरअसल ये जो पूरा पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ये जो संविधान संशोधन विधेयक आया, नंबर्स का ज्ञान तो उन्हें भी रहा होगा, अमित शाह जी को भी रहा होगा, पूरी सरकार को रहा होगा कि नंबर्स उनके पास नहीं थे, 2/3 बहुमत नहीं था, तो संविधान संशोधन विधेयक दरअसल पास होता ही नहीं। तो कोशिश ये थी कि विपक्ष को पेंट किया जा सके कि ये महिला विरोधी है। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि भाई बिल जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाला वो जमीन पर गिर गया, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाओं को की भागीदारी को बढ़ाने वाला बिल तो छोड़िए, कानून जो है वो पास हो चुका है संसद भवन से, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पास हो चुका था कानून, नोटिफाई भी किया गया। जिस दिन संविधान संशोधन विधेयक आया उससे पहले नोटिफाई भी कर दिया गया था कि महिला आरक्षण जो है वो कानून बन चुका है। सवाल तो यह है कि मोदी जी तत्काल क्यों नहीं दे रहे? भाई 543 में दे दो, लेकिन मोदी जी ने जिद ठानी हुई है कि भाई 850 जब सांसदों की संख्या हो जाएगी, लोकसभा की संख्या बढ़ा देंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो डाउट्स जो है ना वो दिमाग में क्रिएट हुए और मॉर्टिक शो के इस एपिसोड में इस डाउट पर ही हम लोग बातचीत करेंगे। आंकड़े के अंदर मैं गया और आंकड़ों के अंदर आपको ले जाऊंगा मॉर्टिक शो के इस एपिसोड में। सबसे पहली स्लाइड जो है वो कह रही है, कहां पर कितनी महिलाएं झूठे हैं मोदी? क्वेश्चन मार्क। आंकड़ों का सच क्या है? कहां पर कितनी महिलाओं से मेरा मतलब यह है कि आप सदन के अंदर जाएं, चाहे वो केंद्र का सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, या अलग अलग राज्य जहां पर खासतौर पे बीजेपी मजबूत है, उन राज्यों की स्थिति क्या है ना? तो हमने आंकड़े तलाशे हैं, आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यह जानिए कि चुनाव जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में 23 और 29 को वोटिंग होने वाली है। तो कई एनालिस्ट ने यह कहा कि इस चुनावों को प्रभावित करने के लिए और ये पेंट करने के लिए कि टीएमसी जो है वो भी महिला विरोधी है, इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। तो हमने कहा आंकड़े देख लेते हैं। अब राज्यसभा, वेस्ट बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें आती है। इन 16 में से 3 सदस्य जो हैं वो कुल हैं भारतीय जनता पार्टी के और तृणमूल कांग्रेस के हैं 13 सदस्य जो वेस्ट बंगाल से राज्यसभा में जाते हैं। जो 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, उसमें महिला सांसद शून्य है, 0। एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा का कैंडिडेट तो आप खुद चुनते हैं ना। अगर महिलाओं की भागीदारी का मामला रहता 3 में से 1 चुन लेते, लेकिन नहीं, 3 में से 1 भी महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की तरफ से नहीं है, शून्य है। वहीं टीएमसी की बात करें तो 13 में से 6 सदस्य जो हैं राज्यसभा के पश्चिम बंगाल से, वो महिलाएं हैं, यानी कुल 46.15%। तो यहां पर तो टीएमसी आगे दिख रही है महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें तो। हमने कहा लोकसभा देख लेते हैं, भाई राज्यसभा में ये स्थिति है, लोकसभा में शायद अलग स्थिति हो। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के 42 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्य लोकसभा में पश्चिम बंगाल में 12 और महिला सदस्य हैं 0। एक भी महिला सदस्य नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो कुल सदस्य 28 और इसमें महिला सदस्य 11 हैं, 39.28%। 33% आरक्षण की आप बात कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल से राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का नंबर अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस 46% से ज्यादा महिलाएं भेज रही है राज्यसभा में और 39% से ज्यादा महिलाएं लोकसभा में। तो तृणमूल कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी पहले से ही दे रही है। ऐसे में मोदी जी का यह कहना कि तृणमूल कांग्रेस महिला विरोधी है, सही दिखता है क्या? आप पे मैं छोड़ूंगा, डाटा केवल मैं बताऊंगा, है ना। अब पूरे संसद की बात कर लीजिए। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कुल महिलाएं जो हैं राज्यसभा में 245 में से वो हैं 39, 15.91%। वे बियॉन्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, 33% मिनिमम गारंटी चाहते हैं कि आरक्षण हो महिलाओं का 33% पे।
कुल 15.91% है। और भारतीय जनता पार्टी 106 में से 18, 16.98%। मतलब महिलाओं की भागीदारी देखें तो पूरा ही विपक्ष जो है वो कम दे रहा है, 15.91%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ के महिलाओं को भागीदारी दे रही हो ऐसा नहीं दिखता। 106 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, और महिलाएं कितनी हैं? 18। तो एक चीज आप यहां से डिड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा की बात करें, कुल सदस्य लोकसभा में 543, 543, इनमें महिलाएं हैं 75, 13.81%। भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्य हैं लोकसभा में 240 और महिला सदस्य हैं 31, 12.91%। तो भाई जब चुनाव लड़वाना होता है, जब सांसद बनवाने होते हैं, तो महिलाओं की याद नहीं आती क्या? भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल बनता है, क्योंकि कुल लोकसभा के अंदर आप देखेंगे तो 13.81% महिलाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समूह को केवल देखेंगे सांसदों के लोकसभा के, तो मात्र 12.91% महिलाएं आपको यहां पर दिखेंगी। यह है संसद का ब्यौरा। अब हम राज्यवर अगर जाएं जहां पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत है, हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, जैसे राजस्थान, यहां पर कुल सीटें हैं 200, महिलाओं की भागीदारी इन 200 में से 21 पे है, 10.5%। मात्र 10.5% महिलाएं हैं राजस्थान की विधानसभा में टोटल, और भारतीय जनता पार्टी इससे भी कम परफॉर्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्य 123 हैं और इसमें महिला सदस्य जो हैं वो 11 हैं। 123 विधायक हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के, और महिला विधायक हैं 11 है, 8.94%। मतलब सब लोगों ने कम रिप्रेजेंटेशन दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें रिकॉर्ड कायम, हम तो इनसे भी कम देंगे, और वो कम दिख रहा है आपको डाटा के अंदर। अब बात करिए उत्तर प्रदेश की, राम राज्य की बात होती है यहां पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। कुल सीटें 400 हैं और महिलाओं की भागीदारी है 51, 12.75%। मात्र 33% रिजर्वेशन की बात अभी हो रही है। 12.75% महिला विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 257 सदस्य हैं और महिला सदस्य हैं 29, 11.28%। रिप्रेजेंटेशन सब लोग कम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे कम दे रही है, 11.28%। अगर सब लोगों का ओवरऑल देखें और भारतीय जनता पार्टी का देखें तो भारतीय जनता पार्टी कम महिलाओं को विधानसभा में भेज रही है, उत्तर प्रदेश में भी। तो राजस्थान में भी कम भेज रही है, उत्तर प्रदेश में भी कम भेज रही है। अगला राज्य बिहार, कुल सीटें हैं यहां पर 243, महिलाओं की भागीदारी है 29, 11.93, 93%। अब बिहार में चुनाव जो लड़ा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ होकर चुनाव लड़ा था इकट्ठे। कुल सदस्य इन दोनों ही गठबंधन का अगर देखें तो 173 थे, 88 बीजेपी के और जदयू के 85। महिला सदस्य इसमें थे 20। कितने? 173 में से 20 जदयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के 10, 88 में से 10 और जेडीयू के 85 में से 10। मतलब यहां भी जेडीयू के मुकाबले भी कम है। मतलब ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कम है, और जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का था, एनडीए का था जदयू के साथ, वो ओवरऑल भी उनसे भी कम दिख रहा है। मात्र 11.56% रिप्रेजेंटेशन लोगों ने दिया। और बिहार के विधानसभा में टोटल रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का है वो है 11.93%। और अगर भारतीय जनता पार्टी की एक्सक्लूसिवली बात करें, जदयू को भी हटा दें, तो और कम परसेंटेज हो जाता है, 11.56% से भी कम। मतलब बिहार में भी महिलाओं को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कुछ किया हो, ऐसा नहीं दिखता है। अगले राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है, भारत का सेंट्रल स्टेट आप कह सकते हैं ना। कुल सीट है 230, महिलाओं की भागीदारी है 27, 11.73%। अब जो अपोजिशन ने जितनी महिलाओं को भेजा उससे ज्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भेजा है। 164 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं मध्य प्रदेश में, और इनमें से महिलाएं हैं 21, लेकिन परसेंटेज कितना है? 12.82, 12.82% महिलाओं के हितैषी हैं ये लोग। हरियाणा, कुल सीट है यहां पर 90, महिलाओं की भागीदारी है 13। 90 विधायकों में से 13 विधायक जो हरियाणा में है वो महिलाएं हैं, 14.44%। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना हित देख रही थी, वो इनके आंकड़े समझिए। कुल सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की विधानसभा में 47, और 47 में से महिलाएं कितनी हैं? 5, ग्रैंड नंबर 5 है ना, 10.63%। मतलब हरियाणा में बाकी जो पार्टियां वो 14.44% महिला विधायक हैं इनकी, और भारतीय जनता पार्टी की हैं 10.63%। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है, कम रिप्रेजेंटेशन देते हुए दिखती है। उत्तराखंड की बात करिए, कुल सीट है 70,
महिलाओं की भागीदारी विधानसभा में 12.85%। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है बाकी पार्टियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रही है। कुल सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 48 हैं 70 में से, और महिलाएं 7 हैं। 48 में से 7 महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, 14.58%। बाकी पार्टियां उत्तराखंड में जितनी महिलाएं विधायक बना रही हैं उनसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उत्तराखंड में। दिल्ली की बात करिए, 70 विधायक हैं दिल्ली में, कुल 70 विधानसभा है। महिलाएं 70 में से केवल 5 हैं और 7.14% महिलाओं का हिस्सा है इसमें, आप ऐसे लगाइए। और कुल सदस्य यहां पर 48 हैं और महिला सदस्य जो हैं वो 4 हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन नंबर आप देखिए 8.3%। ये डाइजेस्टेबल है क्या? ये ऐसा लगता है क्या कि कोई प्रधानमंत्री बार बार ये कहे हम महिला हितों के लिए काम कर रहे हैं, या पूरा इलेक्शन उस लाइन पे लड़ते हुए वो दिखें? उनके नंबर ऐसे होने चाहिए थे। हिमाचल प्रदेश की बात करिए, 68 में से 2, कैन यू जस्ट इमेजिन, 68 विधानसभाएं और तमाम पार्टियों के विधायक अगर मिला लें तो कुल 2 महिला विधायक हैं, 2.94%। भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्य 28 और महिला सदस्य 1 हिमाचल प्रदेश में। 28 में से 1, 68 में से 2। यह हमारा पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और किस तरीके से यहां पर पुरुषों का दबदबा है या पुरुषों के दबदबे को बनाए रखने की कोशिश की गई है, या पूरी एक व्यवस्था है जहां पे पुरुष ही रिप्रेजेंटेटिव बन के दिख रहे हैं, उसकी एक वानगी पेश कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। 68 में से 2 महिलाएं मात्र, और बीजेपी के 28 में से 1 महिला है, क्योंकि 28 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में है। झारखंड की बात करिए, 81 कुल सीट है, महिलाओं की भागीदारी है 12, टोटल की बात कर रहा हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 21 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में, महिला सदस्य 3 हैं, 14.28%। बाकी पार्टियों के मुकाबले अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन या नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स जो हैं विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के कम हैं। छत्तीसगढ़ की बात करिए आप, कुल सीट 90, महिलाओं की भागीदारी है इसमें 17 है, 18.8%। अब तक मुझे लग रहा है जितने राज्य हमने देखे हैं, बंगाल को अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, 18% दे रहा है, लगभग 19%। भारतीय जनता पार्टी के 90 में से 54 विधायक हैं और महिला सदस्य जो हैं वो 7 हैं छत्तीसगढ़ में, 12.96%, 12.96%, लगभग 13%। 13% महिलाओं को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सदस्य हैं और 18.8% लगभग कुल सदस्य हैं महिलाएं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी बाकी पार्टियों से पीछे ही नजर आती है। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम जो है, गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक, वो ये पोर्ट्रे करने में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से महिलाओं के भागीदारी को, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक लाई। लेकिन विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और इसमें टीएमसी भी शामिल है। लेकिन डाटा ये कहता है कि टीएमसी ने जितनी महिला विधायक या जितने महिला सांसद बनाए हैं वो जो हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा है। इस लाइन पे आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? उसके बाद अगर आप बयानों पे बात करें, भाई बलात्कार होता है, महिला मंत्री जो रही भारतीय जनता पार्टी में वो बलात्कार में विक्टिम ब्लेमिंग करने लगती हैं, वो ज्ञान सिखाने लगती हैं कि महिलाओं को देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए, वो ज्ञान देने लगती हैं कि महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये तो पूरी आइडियोलॉजी है, ये तो पूरी सोच है। इसके बाद आप पेंट करने लगेंगे कि कोई और नहीं देना चाहता, हम देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो सितंबर 2023 में महिला आरक्षण कानून जो है वो पास हो चुका था, बिल पास हो गया, कानून बन चुका था। क्यों नहीं दिया गया महिला आरक्षण? तत्काल दे देते। 543 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 33% आरक्षण आप दे देते, लेकिन आपने नहीं दिया। पहले आपने क्लॉज ये रखा कि डिलिमिटेशन होगा, जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद हम महिला आरक्षण कानून जो पास हुआ है उसको हम लागू करेंगे। इसके बाद आप कहने लगे, जो अभी आपका संविधान संशोधन विधेयक गिरा है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, उसमें आपने कहा कि भाई डिलिमिटेशन जो है हम 2011 के जनगणना के हिसाब से ही कर लेंगे, और जो अगली जनगणना की शर्त है महिला आरक्षण के लिए उस शर्त को हम हटा देंगे। तो दरअसल संविधान संशोधन विधेयक जो था वो महिला आरक्षण के लिए नहीं था। संविधान संशोधन विधेयक आपका था परिसीमन के लिए, और परिसीमन आप चाहते थे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हो जाए ताकि 2029 के चुनाव में आपको एक तरीके का एज रहे। आप साउथ को नलिफाई कर दें, साउथ के कद को कम कर दें, साउथ इंडिया के कद को। और यह बात सबके समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे ही यह बिल गिरा संविधान संशोधन विधेयक, जो नंबर्स के हिसाब से आपको भी हल में रहा होगा कि 2/3 बहुमत नहीं है, संविधान संशोधन
कानून या बिल जो है हम पास नहीं करवा पाएंगे। जैसे ही वो बिल गिरता है आपके प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, बैनर्स, पोस्टर, प्लेकार्ड, ये सब कुछ बने हुए थे। इसका मतलब पूरी तैयारी थी, ये चुनावी रणनीति थी आपकी। और चुनाव चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जितना पार्टिसिपेशन दिया है महिलाओं को, उतना पार्टिसिपेशन कोई नहीं देता है, नहीं दे रहा है कोई भी। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। तो क्या नैरेटिव गढ़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बहुत लाजिम होगा। इसमें कुछ नेताओं का मुझे लगता है कि जिक्र कर लेना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। कुलदीप सिंह सेंगर यूपी से विधायक थे, पूर्व फॉर्मर विधायक थे, ये बीजेपी से संबंध रखते थे। इन पर आरोप और केस था 2017 में नाबालिग लड़की का बलात्कार किया और पिता के मौत की साजिश रची। अभी स्थिति यह है कि 2019 में इनको दोषी ठहराया गया था, उम्र कैद हुआ था। हाल में बेल सेंटेंस सस्पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, बीजेपी ने बाद में एक्सपेल किया। यह आपके विधायक थे। ब्रजभूषण शरण सिंह, महिला पहलवान जिन्होंने इस देश को गौरव के पल दिए, जो मेडल जीत के आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने हम सबको आह्लादित किया, हम सबको गर्व अनुभव करने का मौका दिया, वो महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर बैठी रही, धरने करती रही, प्रदर्शन करती रही। क्या सलूक उनके साथ किया गया ये आपने देखा होगा, बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं। अब बात करें रामदुलार गोंड, पूर्व यूपी बीजेपी एमएलए हैं, दुड्डी से थे ये। इन पर आरोप का केस है 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का बलात्कार करने की, 2014 का मामला है। 2023 में 25 साल की सजा मिली, 10 लाख का जुर्माना हुआ, पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए और विधानसभा से अयोग्य घोषित हुए। ये भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाके विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक बने। संदीप सिंह हरियाणा के मिनिस्टर थे, ये पेहोवा से विधायक थे। इन पर आरोप है कि जूनियर महिला कोच पर यौन उत्पीड़न, मोलेस्टेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इंटिमिडेशन, ये कैरेक्टर होता है, ये चरित्र होता है, ये चरित्र है। स्थिति 2022 में एफआईआर हुई, 2024 में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं संदीप सिंह पर, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से, और केस जो है ये चल रहा है। संदीप सिंह पूर्व मंत्री जो है वो महिला कोच का यौन उत्पीड़न करता है, यह आरोप चल रहा है, केस चल रहा है इस पर। कैरेक्टर पूरा दिखता है ना। अगले स्टेट की बात करिए आप, प्रज्वल रेवन्ना, ये नाम भी आप सब लोगों ने सुना होगा, हालिया नाम ये सोशल मीडिया पे बहुत तैरा, बहुत फ्लो हुआ। ये आरोप है सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण, वीडियो रिकॉर्डिंग की, 3000 प्लस वीडियोस का दावा है प्रज्वल रेवन्ना ने किया। स्थिति है गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी ने शुरुआत में इसका समर्थन किया था प्रज्वल रेवन्ना का। प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला जो था बहुत हाईलाइटेड मामला था, महिलाओं का शोषण किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास है, और बीजेपी इसका समर्थन कर रही थी शुरुआत में। ब्रजभूषण शरण सिंह हमने बताया, उसके बेटे को टिकट दिया गया। ये तो चाल, चरित्र और चेहरा, ये 3 शब्द जो आप सुनते होंगे ना, चाल, चरित्र और चेहरा, इन सब चीजों से साबित हो जाता है आपने कितना प्रतिनिधित्व दिया, कितने नंबर्स आपके पास हैं, और वो नंबर्स आपके क्लेम को बैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जी नहीं, कम से कम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है और तृणमूल कांग्रेस बहुत आगे है इस मामले में कि महिलाओं को कौन कितनी भागीदारी दे रहा है, महिलाओं को कौन कितनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। इसके अलावा जो बाकी चीजें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है, मैंने आपको बयान बताए कि किस तरीके से बलात्कार की कोई घटना होती है, यौन उत्पीड़न की कोई घटना होती है तो विक्टिम ब्लेमिंग करने लगती है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के पुरुष नेता बल्कि महिला नेता भी। कंडीशनल पेट्रियार्की भी तो होता है ना, डिराइव्ड पेट्रियार्की, वो दिखता है। और जब मैं चाल, चरित्र, चेहरे की बात करता हूं तो आइडियोलॉजी समझना होता है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आती है आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। इन लोगों ने संविधान का विरोध किया था, मनुस्मृति को बैक किया था। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है वो भारत का संविधान होना चाहिए। और मनुस्मृति औरतों के बारे में क्या कहता है? मनुस्मृति कहता है कि औरतों को कभी आजाद छोड़ा ही नहीं जा सकता, नहीं छोड़ना चाहिए। औरतें पहले पिता के कैद में रहें या पिता के अधीन रहें, शादी हो जाए तो पति के अधीन रहें, और पति की मौत हो जाए तो पुत्र के अधीन हो जाए। वो ऐसी क्रिएचर ही नहीं है जिनको आजाद छोड़ा जाए। क्या इस वैचारिकी के लोग सच में महिला सशक्तिकरण के हिमायती हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल में कैबिनेट मंत्री का नाम आया, क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? मौन साध लिया गया। अरे एक्शन तो लीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार में एक्शन होते थे, आरोप लगता था तो उस पर प्रतिक्रिया दी जाती थी, कार्रवाइयां होती थी। यहां तो कार्रवाई ही नहीं हो रही है।
आपकी अपनी पार्टी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता जो हैं, वो कई तरह के आरोप आप पर लगाते हैं, मौन साधे हुए हैं। मौन नहीं, जब इस तरह का आरोप लग रहा हो तो केवल आप नहीं बल्कि महिलाएं भी डिफेम हो रही हैं। पूरे समाज में एक मैसेज जा रहा है, इस मैसेज के खिलाफ आपने क्यों नहीं बोला कुछ? यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति या पूरे समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल आपने कभी की ही नहीं। फिर यह सवाल उठता है कि आपकी चॉइस थी क्या कि आप ना करें यह पहल? आपको पसंद आती है इस तरह की स्थितियां? गुरमीत राम रहीम, जब भी कोई क्रूशियल मौका आता है उस आदमी को पैरोल मिल जाता है। वो आदमी बलात्कार के आरोप में दोष सिद्ध है और जेल के अंदर है, लेकिन गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाता है। आसाराम बापू के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो हैं वायरल, और इस वैचारिकी से जुड़े लोग जो हैं, ये फर्जी गॉडमैन जो हैं, उनमें खूब यकीन करते हैं। इनके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? तो ये बड़े सवाल हैं। और जब भी कोई पॉलिटिकल आदमी किसी तरह का वादा करे, दावा करे, तो थोड़ा सा हमको बैक करना चाहिए आंकड़ों को, थोड़ा सा हमको तफ्तीश करनी चाहिए आंकड़ों की, भाई सही में इन लोगों की नीयत क्या रही है, इंटेंशन क्या रहेगा। आंकड़े जो हैं बहुत कुछ बयान नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ बयान कर भी देते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आंकड़े आपको बताए जाएं। नरेंद्र मोदी के जो क्लेम्स हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आंकड़े कम से कम ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जब महिला हितों की बात करती है या ये कहती है कि वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाह रही है, तो कम से कम स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े जो हैं वो उनके इस क्लेम को बैक नहीं करते। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और द मॉल्टिक्स शो से जुड़े रहें, मॉल्टिक्स से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।